हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 4 पर। और आज बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 4 में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है ये बच्चों आज हम इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करते हैं। ये बच्चों एक वेलोसिटी है या किसी ऑब्जेक्ट को दी गई वेलोसिटी है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाता है। ठीक है, और इसको फिर बच्चों हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग वर्ड देख रहे हैं एस्केप, एस्केप वेलोसिटी जो है दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसा कि मोस्टली बच्चों हम लोग बात करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की, चूँकि हम यहाँ पे रहते हैं और हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, हमें इसका कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाता है। तो अर्थ सरफेस पे मौजूद होते हुए बच्चों अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे दें कि जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव करे, उसको हम वेलोसिटी दें, मूव करवाएं और वो ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक है बच्चों, तो उसको हम अर्थ की जो है वो एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। इसी तरह बच्चों अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई मास जो है वो किसी और प्लैनेट या किसी और जैसे मून है बच्चों, हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट मून है। अगर मून पर मौजूद है और मून की सरफेस पे खड़े होके हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है, तो उसको फिर हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी फॉर मून। ठीक है, इस तरह डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी जो है ये बच्चों एक मतलब छोटा टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन कमो बेश नहीं आता, लेकिन ये है कि बच्चों एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है हम अभी मैं ड्राइव करता हूँ आपके सामने। सब बच्चों को इसका मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स है इसकी जो एक्सप्रेशन की वो पता होनी चाहिए। और रिजल्ट पे फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या है और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए क्या है, फिर मून, इस तरह डिफरेंट प्लैनेट्स की एज एग्जांपल हम लोग जो है उसको याद रखेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी जो है इसकी पहले बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं और उसकी फिर अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी जो है अगर इसको बच्चों हम लोग डिफाइन करें तो सबसे पहले हम लोग इसको डेफिनेशन जो है वो क्या के लिखते हैं। तो डेफिनेशन बच्चों एस्केप वेलोसिटी की होगी कि मिनिमम initial velocity given to an object with which it goes out of the earth's gravitational field। यहाँ पर बच्चों जो डेफिनेशन है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, विद विच इट गोज आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। ठीक है, या जनरल बोलेंगे तो फिर अर्थ नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, जनरल डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी की अर्थ के लिए नहीं है, जनरल है, तो फिर उसमें हम अर्थ नहीं लिखेंगे तो वो जनरलाइज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखें इसमें मैंने लिखा है कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, वो कम से कम वेलोसिटी जो बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट को देंगे जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट जो होगा विद विच, ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ बच्चों इट गोज आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। ठीक है बच्चों, अगर हम किसी मास को इतनी वेलोसिटी दे दें कि जिस वेलोसिटी से कोई मास अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक है, लेट्स से बच्चों कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है और ये हमारे पास जो है ये सरफेस है, और सरफेस पे बच्चों हमारे पास कोई मास मौजूद है m, लेट्स से, और ये मास m जो है इसको बच्चों हमने मूव कराना है। और मूव कराते हुए हम ये समझते हैं कि जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी वैल्यू इन्फिनिट है, राइट, ये हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इन्फिनिट पे जाएगा। तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे जब हम जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अर्थ का ज़ीरो हो जाएगा। तो इस मास को बच्चों अगर हम इस तरह से इस सरफेस से अगर इस मास को हम लोग इस तरह से मूव कराएं, इस मास को फेंकें
और डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मास जो है बच्चों वो सरफेस से मूव करे और सरफेस से मूव करके इन्फिनिट डिस्टेंस पे चला जाए। तो इतने डिस्टेंस पे चला जाए जहाँ पे बच्चों अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मतलब आप कह लें कि जहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़ीरो होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों हम यूँ कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अर्थ की वो ज़ीरो होगी। तो इतने डिस्टेंस पर अगर ये मास चला जाए तो इस मास के इतने डिस्टेंस पर जाने पर जो इनिशियल वेलोसिटी जो हम इस मास को देंगे यहाँ पर फेंकते वक्त, जो इस मास की इनिशियल वेलोसिटी इसको दी जाएगी, कम से कम जो भी दी जाएगी, दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बच्चों एस्केप वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू सम मास m। और फिर बच्चों उस वेलोसिटी के साथ जब हम उसको फेंकेंगे तो वो जो मास होगा वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी अर्थ की उस पर वो ज़ीरो होगी। तो उस केस में फिर बच्चों हम कहेंगे कि ये जो मास है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, तो जिस वेलोसिटी के साथ हमने इस मास को फेंका है दैट वेलोसिटी विल बी द एस्केप वेलोसिटी। इस तरह बच्चों आप यूँ समझें कि जब हम एस्केप वेलोसिटी फॉर मून की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स से बच्चों कि हम मून की बात करते हैं, अगर ये हमारे पास मून है एक मास और मून की सरफेस पे कोई मास पड़ा है, तो इस मास को बच्चों इस तरह से हमने फेंकना है या इस मास को हमने इतनी वेलोसिटी देनी है कि जिस वेलोसिटी पर ये मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक है, तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से ये मास बाहर चला जाए, तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने पर इस मास को जो इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी दैट विल बी द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर ये अलग बात है कि फिर वो अगर मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है तो फिर उस मास के साथ क्या होगा, मतलब ये होगा कि उस वक्त फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगी, फिर वो अर्थ की तरफ गिरेगा, ये एक अलग स्टोरी है। ठीक है, लेकिन हमने ये कहना है कि इतनी वेलोसिटी बच्चों हम किसी मास को देंगे कि जिस वेलोसिटी पर वो उस प्लैनेट या उस मास जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर चला जाए। या बच्चों इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमने किसी मास को बच्चों इस तरह से फेंकना है या इतनी इनिशियल वेलोसिटी देनी है जिस वेलोसिटी पर वो मास इतनी दूर चला जाए कि उसके ऊपर जो उस प्लैनेट का या उस मास का जो इफेक्ट है वो बहुत वीक हो जाए या निग्लिजिबल हो जाए या ना होने के बराबर, या इतने डिस्टेंस पर वो चला जाए कि जहाँ पर इस मास का, जैसे बच्चों अर्थ है, अर्थ की सरफेस से हम इस मास को जब फेंकें और तो ये जो मास है बच्चों वो इतने डिस्टेंस पर चला जाए जहाँ पर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसका अफेक्ट जो है वो कम हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए, और वहाँ पर पॉसिबली किसी और प्लैनेट या किसी और बड़े मास का अफेक्ट उसके ऊपर स्टार्ट हो जाए, फिर वो मास उस अफेक्ट के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर दे या उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर दे। मतलब एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अफेक्ट से, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर जाएगा तो डेफिनेटली किसी और बड़े मास के ग्रेविटेशनल फील्ड को में वो चला जाएगा, तो वहाँ उसके मुताबिक फिर वो बिहेव करेगा। तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों, अर्थ की किसी मास की जो एस्केप वेलोसिटी है उसका मतलब होगा कि हमने किसी मास को बच्चों इस तरह से फेंकना है, इतनी इनिशियल वेलोसिटी देनी है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और किसी और मास के या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो अफेक्ट जो वो वहाँ चला जाए, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करे, वो बात की बात है। तो दैट मिनिमम, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों दैट मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, आमतौर पे बच्चों इसको हम एस्केप वेलोसिटी को VESC लिख के जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के लिए V और एस्केप के लिए ESC लिख देते हैं। अब इसका जो है बच्चों एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये होना चाहिए बच्चों, जिससे हम किसी भी प्लैनेट पर या किसी भी मास की वजह से जो एस्केप वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए बच्चों एक जो डेरिवेशन है अर्थ के लिए वो हम करते हैं और फिर सिमिलरली उसको हम दूसरे प्लैनेट्स या मैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट हम जो यूज़ करेंगे या एस्केप वेलोसिटी को बच्चों फाइंड करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट करेंगे। वो इस तरह से बच्चों आप लोग देखें कि फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि ये हमारे पास अर्थ है और ये जो है ये अर्थ सरफेस है। तो हमने बच्चों एक टॉपिक पढ़ा है
लेक्चर नंबर 6 जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो बच्चों आप लोग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर नंबर 6। तो आप लोग इसको यूट्यूब पे सर्च करके जो है वो देख सकते हैं, या किसी प्लेलिस्ट में चैप्टर 4 की जाके लेक्चर 6 आप देख सकते हैं। तो अगर बच्चों ये अर्थ सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर एक मैस जो है ये m मौजूद है, अगर हमने बच्चों किसी मैस m को अर्थ सरफेस से मूव करवा कर इन्फिनिट डिस्टेंस पर लेके जाना है, तो उसके लिए बच्चों हमने स्टडी किया था कि इस मैस की जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, या बच्चों यूँ कह लें कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ अर्थ, जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज होती है उसको बच्चों हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसको हमने पढ़ा और उसका हमने नाम रखा दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो बच्चों हमने फाइंड की, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है दैट इज नेगेटिव GMM अपॉन R। यानी बच्चों अगर कोई मैस m जो है स्मॉल मैस m अगर अर्थ सरफेस पे मौजूद है, इसका मतलब है कि उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R विच इज़ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो है कैपिटल M जो है दैट इज मैस ऑफ अर्थ हम कहते हैं। तो अगर बच्चों इस मैस को हम मूव कराते हैं इन्फिनिटी से अर्थ सरफेस पर, या बच्चों उसको मूव कराते हैं सरफेस से इन्फिनिटी पर, तो उसमें जो चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड GMM ओवर R है। यहाँ पर बच्चों जो नेगेटिव साइन है इस एक्सप्रेशन में, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये था कि ये जो मैस है ये बच्चों मूव कर रहा है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। तो अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी की वजह से चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक्ट करती है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, मूव करना है सरफेस टू इन्फिनिटी और फोर्स डाउनवर्ड है ग्रेविटेशनल, तो नेगेटिव साइन आता है। अब जो हम देखते हैं कि अगर हम ये चीज़ लें कि सरफेस से इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, या अगर किसी मैस को हम सरफेस से इन्फिनिटी पे मूव कराते हैं, तो उस मैस की बच्चों जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होगी बच्चों इस तरह से कि हमारे पास इन्फिनिट जो होता है डिस्टेंस, वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ ज़ीरो। राइट, अगर हम इन्फिनिट के रेफरेंस से देखें तो इन्फिनिट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी इन्फिनिट के रेफरेंस से। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो चेंज आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वो ज़ीरो नेगेटिव, यानी इन्फिनिट पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ ज़ीरो नेगेटिव, और कितनी एनर्जी जो है हमारे पास सरफेस पे कितनी एनर्जी है दैट इज़ माइनस GMM ओवर R। यानी जब ये मैस सरफेस पे पड़ा है तो इसके पास जो एनर्जी है वो है माइनस GMM ओवर R, और यहाँ से हमने इसको इन्फिनिट पे लेके जाना है, तो इन्फिनिट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। इन्फिनिट को हम रेफरेंस लेते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इसकी, उसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इसको लिखेंगे माइनस GMM ओवर R। तो इस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी बच्चों इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन का कि अगर हम किसी मैस m को अर्थ सरफेस से इन्फिनिट पे लेके जाते हैं तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है, तो उसका मैग्नीट्यूड है GMM अपॉन R। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने ये पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी कि अगर हम किसी मैस को इन्फिनिट से अर्थ सरफेस पे लेके आते हैं या अर्थ सरफेस से इन्फिनिट पे लेके जाते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा चेंज में मेजर होती है। तो इन्फिनिट के रेफरेंस से देखें तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, वहाँ से अगर अर्थ सरफेस पे आते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM ओवर R जो है एक एक्सप्रेशन बना जिसमें GMM ओवर R जो है ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो सरफेस से इन्फिनिट या इन्फिनिट से सरफेस जाते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वो है GMM ओवर R। ठीक है, अब जो अगर किसी मैस को हम अर्थ सरफेस से इन्फिनिट पे लेके जाते हैं तो उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए दैट इज GMM अपॉन R। तो इस लॉजिक को बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं और फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसको ड्राइव करते हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अब हमने इस मैस को सरफेस से इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, तो इट मीन्स कि बच्चों जो गिवन एनर्जी होगी, जो हम इस मैस को एनर्जी देंगे, जो इसमें ऐड करेंगे एनर्जी, उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए GMM ओवर R। ठीक है, अब देखिए जब हम इस मैस को बच्चों फेंकेंगे अर्थ सरफेस से, जब इस मैस M को हम अर्थ सरफेस से फेंकेंगे तो इनिशियल एनर्जी जो हम देंगे इसको, दैट इनिशियल एनर्जी मस्ट बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो
इनिशियल एनर्जी जो हम देंगे वो बच्चों होगी काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो जितनी बच्चों इस मास को हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे वो काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है बच्चों इस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के, या इस पोटेंशियल एनर्जी के जिसके साथ ये यहाँ पे चली जाएगी, ये मास मूव करके इन्फिनिट पे चली जाएगी, अगर इस मास m को अर्थ सरफेस से इन्फिनिट तक जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी Gmm/r, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों इस मास को देंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस मच एनर्जी विच इज Gmm/r। तो इस बच्चों इस चीज़ को हम कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², जो हम इसको देंगे या जो इस मास में हम ऐड करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मास जो है ये मूव करेगा, और मूव करता हुआ डेफिनेटली इन्फिनिट तक जाएगा। तो उस इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाने के लिए इसके पास इतनी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हम इस मास को देंगे उस काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल Gmm/r। मतलब इतनी एनर्जी अगर हम इतनी काइनेटिक एनर्जी इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल इस मास को देंगे, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मास बच्चों मूव करेगा और फिर इन्फिनिट तक जाएगा। अब ये भी बच्चों हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये मास जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी और वो चेंज होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम ये जानते हैं कि जब ये इन्फिनिट पे पहुंचेगा तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दी है वो इस इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाने के लिए इतनी उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए जो इस पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्योंकि ये हम पढ़ाए हैं कि इन्फिनिट से सरफेस या सरफेस से इन्फिनिट तक जाने के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी चेंज आता है वो इसके इक्वल होता है। सो कैपिटल Gmm/r ये वो एनर्जी है जो किसी मास को चाहिए अगर वो सरफेस से इन्फिनिटी पे जाता है या इन्फिनिटी से सरफेस पे। तो इस एनर्जी को हमने लेके ये आइडिया लगाया, या इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो इतनी एनर्जी अगर हम इस मास को देते हैं तो इस इतनी एनर्जी ऐड करने से ये मास जो है वो सरफेस से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसमें हाफ mv² जो है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो इसको दी है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से बच्चों हम एस्केप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर v जो है इसको बच्चों हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे और यहीं से इसका जो एक्सप्रेशन है उसको बना लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास m जो है ये कैंसिल होगा, 2 उस तरफ लेके जाएंगे तो v एस्केप स्क्वायर जो है ये हमारे पास आएगा 2Gm/r, और यहाँ से फिर बच्चों स्केप फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे 2Gm/r का। तो ये फॉर्मूला जो है इसको भी बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं, इस फार्मूला को भी हम यूज़ करते हैं स्केप वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। और इस फार्मूला को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बच्चों इसको और थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। वो ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है F दैट इज़ इक्वल्स टू G, मतलब अगर मैं फार्मूला लिखूँ बच्चों उसमें तो m1m2/r²। इस सिचुएशन पे मैं अप्लाई करूँ बच्चों इसको तो F जो है दैट इज़ इक्वल्स टू G कैपिटल M mass of earth small m the mass which has to move, और दोनों के दरमियान इनिशियल डिस्टेंस जो है दैट इज़ r²। ये जो F है बच्चों दैट इज़ इक्वल्स टू mg यहाँ से, और फिर Gmm/r², तो यहाँ से m कटेगा और फिर बच्चों इस r² को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा Gr² इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को बच्चों हम लोग पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला जो है ये बनता है। यहाँ से आप देखें तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2Gm जो है इसकी जगह बच्चों हम लगा देंगे Gr² वहाँ से हमारे पास कैपिटल R और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी बच्चों हमारे पास एक R जो है वो कैंसिल होगा, तो दैट इज़ 2Gr इंटू स्क्वायर रूट। तो ये जो फॉर्मूला है वी एस्केप दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2Gr, इस फार्मूला से हम लोग एस्केप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब जो अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो अर्थ के लिए हम क्या है G जो है दैट इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और R जो है दैट इज़ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। ये वैल्यूज़ लगाते हैं तो बच्चों हमारे पास एस्केप जो है दैट इज़ 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 टाइम्स 10⁻⁶ स्क्वायर रूट। तो ये आंसर जो है
ये जो आता है 11,200 मीटर्स पर सेकेंड, या जो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ 11.2, यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज़ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड जो है दैट इज़ वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। ठीक है बच्चों, सो 11.2, या अगर इसको हम राउंड ऑफ करें बच्चों तो राउंड ऑफ करके इसको 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें ये पता चला कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू है अर्थ के लिए दैट इज़ ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से अगर बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं अर्थ सरफेस से, तो इतनी वेलोसिटी का मतलब है कि बच्चों उसको इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि जिससे वो मूव करता हुआ इन्फिनिट डिस्टेंस तक, या यूं कह लें बच्चों कि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ से बाहर चला जाएगा, या उस जगह चला जाएगा जहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत वीक है, या बच्चों ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर किसी और प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में वो जा सकता है, या अर्थ के एटलीस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं रहेगा। तो इस तरह जो ये हमारे पास जो है ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एस्केप वेलोसिटी है इसकी ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह बच्चों अर्थ के अलावा डिफरेंट जो है एग्जांपल के तौर पे मतलब हम लिख सकते हैं, जैसे बच्चों मून है, अगर हम मून के लिए कैलकुलेट करें और बच्चों मून के लिए हम यही वाला फॉर्मूला लगाएं √2gr, उसमें g जो है वो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो, और कैपिटल R जो मून का रेडियस है वो लगाएं, तो फिर बच्चों हम देखते हैं कि जो मून के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो बच्चों हमारे पास आती है 2.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड मून के लिए। और इस तरह बच्चों मरकरी के लिए, अगर हम मरकरी प्लैनेट की बात करें तो मरकरी के लिए बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो 4.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड बनती है। और इस तरह बच्चों अगर जुपिटर की बात करें, सबसे ज़्यादा जुपिटर के लिए जो एस्केप वेलोसिटी, तो जुपिटर के लिए इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 61 किलोमीटर्स पर सेकेंड जो है ये बनती है। तो डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं उनमें जो डिफरेंट एस्केप वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ जो है वो बनेगी। तो जुपिटर में सबसे ज़्यादा है 61 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर हम जुपिटर सरफेस पे हों तो वहाँ से अगर हम किसी मैस को फेंकें तो 61 किलोमीटर्स पर सेकंड से हमें उसको फेंकना पड़ेगा, तब वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग प्रिपेयर करेंगे। इसमें आप लोग करेंगे एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्ट में लिखी, उसके बाद जो एस्केप वेलोसिटी की यहाँ से आप लोग जो है इस इक्वेशन से आप लोग इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल्स टू Gmm/r, उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आप लोग इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों इसको आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे दैट इज़ नेगेटिव Gmm/r। ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में है। ठीक है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है याद रखने के लिए चलें इसको मैं यहीं पे जो है वो बता देता हूँ। तो दूसरी बात मतलब इस तरह बच्चों आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो आप लोग देखें, अगर ये अर्थ है और ये अर्थ सरफेस है, कोई मैस यहाँ पर है, तो फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये जो है ये इन्फिनिट डिस्टेंस है, तो हमें पता है बच्चों जो इन्फिनिट डिस्टेंस है अगर उसको रेफरेंस लें हम, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिट डिस्टेंस पे दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर अर्थ से इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अर्थ सरफेस पे बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r है। तो इसका आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर हमने इसको सरफेस से इन्फिनिटी तक पहुँचाना है तो बच्चों इसी एनर्जी में हमें प्लस करनी पड़ेगी कुछ एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे टोटल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि -Gmm/r जो है ये इसकी सरफेस पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेगेटिव में है, तो इसमें प्लस करेंगे हम कुछ काइनेटिक एनर्जी या कुछ एनर्जी, जिससे इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 0 होगा। यानी जब इसकी टोटल एनर्जी 0 होगी तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो मैस है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पर चला गया। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है -Gmm/r प्लस उसमें फिर हम एनर्जी ऐड करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो दैट गोज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर इसको उस तरफ ले जाएं बच्चों इस इक्वेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल आएगी हमारे पास कैपिटल Gmm/r, और काइनेटिक एनर्जी की जगह फिर बच्चों हम
हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू GMM ओवर R। तो इस तरह से बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये वाली, वो यही इक्वेशन है जो यहाँ पे आएगी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड की, टोटल जीरो होगी, जीरो का मतलब कि वो इन्फिनिट पे पहुँच गया, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी इस तरह कह सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल्स टू GMM ओवर R। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। तो आप लोगों को अब इसको याद रखने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक के बारे में आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि स्टिल अगर आपको फील होता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें मिसिंग है, जिस पर हम बात कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें और इस जो टॉपिक है इसको अच्छा सा अंडरस्टैंड करें बच्चों। आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आपने शॉर्ट या लॉन्ग के तौर पे अच्छा सा लिख के आना है। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।